हाय डियर, आई एम माउस। स्वागत है आपका CMI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, यह मेरा 67th BPSC टारगेटेड बैच का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से पहले मैं 7th में वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो 67th BPSC टारगेटेड बैच के नाम से प्ले लिस्ट CMI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट पर उपलब्ध है। माय डियर्स, इसे स्किप नहीं कीजिएगा, देखिए, इसमें ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं ऑफलाइन क्लास टीचर हूँ, बट यूट्यूब में मैं नया हूँ, इसलिए मेरी जो भी अनुभव ऐसा है तो उसको थोड़ा इग्नोर करेंगे और आपको कैसे लगेंगे ज़रूर कमेंट्स करेंगे। प्लीज़ इसे देखिएगा और देखकर इसमें आप ज़रूर कुछ फाइंड आउट कीजिएगा। अगर आपको कुछ कमी महसूस होगी तो ज़रूर हमें इंडिकेट कीजिए, बट देखने की कोशिश कीजिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन प्लीज़ देखिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए कि आपको कैसा लगा है, कैसा लगता है, या क्या खामी है, कैसा करना चाहिए। मैं एनसीईआरटी सिलेबस पर, एनसीईआरटी बुक पर मैं 6th to 10th एंड समटाइम्स 12th तक की मैं बुक को मैं 7 साल से मैं बेहतर अंदाज से पढ़ाता ही हूँ, इसलिए मैं सभी चीज़ों को मैं बिल्कुल बेहतर अंदाज से बता ही सकता हूँ, क्योंकि कौन क्वेश्चन किस लाइन से कहाँ से होकर आए हैं ये ज़रूर मेरे आंखों के सामने से होती है। तो चलता हूँ मैं आज के इस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत आता है ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और BSNL। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों, केवल ऑल इंडिया रेडियो या केवल दूरदर्शन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? प्राकृतिक गैस है, कोयला है, खनिज तेल है, नाभिक ऊर्जा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला ऊर्जा है। अगर कोयला ऊर्जा के बारे में हम जानेंगे तो यह कोयला उत्खनन की दृष्टि से वर्तमान में देश का स्थान चीन फर्स्ट में, अमेरिका सेकंड में, तीसरा नंबर में कौन है? इंडिया है। फर्स्ट में चाइना है, सेकंड में अमेरिका है एंड थर्ड में हमारा इंडिया है। ठीक है, साथ ही साथ इतना ही नहीं, प्राचीन काल से कोयले के कुल भंडारण का कितना प्रतिशत? आपको 98% आपको कहाँ से लेते थे? आपको गोंडवाना समूह से आता था। लेकिन अभी जो देखेंगे तो अभी आपको गोंडवाना समूह से नहीं है, बल्कि अभी क्या है कि इसमें 98 के बाद 2% आपको तृतीयक एंड टर्शियरी युग आते हैं। कोयला देश की व्यावसायिक ऊर्जा की खपत का लगभग 67% पूर्ति तो करते ही हैं, लेकिन हमारी ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से ये 70% अभी तो विद्युत तापीय ऊर्जा में ही योगदान देते हैं। तो चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इजराइल के हिलेल बुस्टेनबार्ग और रूस के अमेरिकी ग्रेगरी मार्गुलिस को 18 मार्च 2020 को वर्ष 2020 के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेता के लिए घोषित किया गया? एबल प्राइज, नोबेल प्राइज, बुकर प्राइज, हैप्रेटाइज प्राइज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एबल प्राइज के लिए चुना गया। नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 5, वो है नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है भाद्र नदी, भीमा नदी, गोदावरी नदी या कृष्ण नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन? ये आपको कृष्ण नदी हो जाएगा, जो कुछ ऑप्शन डी है। ये देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना है, यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, जिसका मुख्य उद्देश्य था आपको शक्ति और सिंचाई के संबंध में था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, केरल में भारतीय तट की रेत में केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, रेडियम, थोरियम, मैग्नीज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थोरियम। क्या है? थोरियम पाए जाते हैं, जो मोनाजाइट से मिलती हैं, और मोनाजाइट थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और लैंथेनम आदि का मिश्रण होता है। भारत में थोरियम निक्षेप में व्यापक भंडार इसी जगह पर पाए जाते हैं। वास्तव में क्या हो जाता है कि ये जो समुद्री रेत होता है उसमें 5 चीज पाए जाते हैं, उसका नाम फिर से एक बार सुन लीजिए, वो है मोनाजाइट। मोनाजाइट के रूप में पाए जाते हैं। मोनाजाइट थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और लैंथेनम के रूप में पाए जाते हैं। तो इसमें इस ऑप्शन के अंतर्गत मेरा कौन है? थोरियम है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति यू विन मिंट के साथ सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 समझौते पर हस्ताक्षर किया? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति यू विन मिंट के साथ सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। प्रज्ञान 2020 क्या है? प्रज्ञान 2020 क्या है? प्रज्ञान 2020 एक रक्षा प्रौद्योगिकी पर भारतीय सेना का सम्मेलन है। एचआरडी मंत्रालय का उच्च शिक्षा पर सम्मेलन है। ये विज्ञान प्रौद्योगिकी पर विशेष आयोजन है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सी ऑप्शन, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर विशेष आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 में कलहन की रजत रंगनी को किसने आगे बढ़ाया? कलहन की रजत रंगनी यानी कलहन ने जो रजत रंगनी लिखे थे, इसका पूरा नहीं हुआ था कि इसलिए उसको आगे चलकर दूसरे व्यक्ति ने किसी ने किया। तो वो कौन व्यक्ति है? वो है बिल्हन एवं मृतुंग, या विल्हन एवं सम्मट, या जोनराज एवं मृतुंग, या जोनराज एवं श्रीवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोनराज एवं श्रीवार। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के संत के बारे में सही नहीं है? उन्होंने क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के संत के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन से, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। नेक्स्ट देखते हैं कि उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। ये क्या नहीं है? क्वेश्चन में क्या कहा है देख लीजिए कि कौन सही नहीं है। तो सही नहीं है, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम भी स्थापित किए थे, आपको उसके बारे में पता भी है। उसके बाद उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, यह भी थोड़ा थोड़ी संभव है, तभी तो 4 धाम किए थे। ऐसा इसलिए हुआ था कि उस समय आपको शंकराचार्य द्वारा जो हिंदू धर्म के प्रबल प्रसार में व्यक्ति थे, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बहुत तेजी से फैल रहे थे, इनसे उनको लगा था कि इसमें हिंदू धार्मिक लोगों में इनकी संख्या घटेंगे, चाहे इनके अनुयायी सब उधर चले जाएंगे। इसलिए उन्हें चारों दिशाओं में, उत्तर में केदारनाथ किए थे, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी तथा पश्चिम के द्वारका प्रसिद्ध ये मठ का ये स्थापना किए थे। शंकराचार्य के मत को क्या कहा जाता है? अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों, गीता तथा ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने मत को पुष्ट आधार पर प्रतिष्ठित किया था। इसलिए इसका राइट आंसर जो सब हो जाता है, लेकिन ये नहीं है जो उन्होंने प्रयागराज को तीर्थराज का नाम दिया था। इसलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 के पास। 10 में है नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक मिश्र धातु है कौन? ऑप्शन से मिश्र धातु, शुद्ध दुर्लभ मृदा धातुएं, ये सिरेमिक ऑक्साइड, ये अकार्बनिक बहुलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरेमिक ऑक्साइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिरेमिक ऑक्साइड। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 के पास। 11 में है निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा है, पानी है, ईथर है, बेंजीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा ऊष्मा का चालक है। जबकि नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 में है वह गुप्त कोड कौन सा है जिससे कुछ प्रोग्राम का एक्सेस मिल जाता है? किलो, क्यू, पासवर्ड, हेल्प। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पासवर्ड। वह गुप्त कोड कौन सा है जिससे कुछ प्रोग्राम का एक्सेस मिल जाता है? वो होता है पासवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 के पास। 13 में है भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कोयला है, खनिज तेल एवं गैस है, जल विद्युत है, या परमाणु ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो जल विद्युत है। अगर भारत में जल विद्युत एक नवीकरणीय, पर्यावरण महत्वपूर्ण तथा ऊर्जा का सस्ता साधन है तथा इस पर जल विद्युत का विशाल विभाव भी हो रहा है। वर्तमान में 1,50,000 मेगावाट से अधिक अनुप्रयोजित पावर की संभावना है। कितना है? 1,50,000 मेगावाट से भी अधिक
यह परियोजना पर ये कुछ और इस तरह से चीज़ों की संभव है। चलता हूँ, देखता हूँ आगे की और कौन है। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में है, निम्न में से किसने बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसने? जाबोंग ने, मिंत्रा ने, स्नैपडील ने या एजियो ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रा ने। किसने? मित्रा ने। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 के पास। 15 में है, निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है? चीतल को, संगाई को, बारहसिंगा को या हांगुल को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हांगुल को। हांगुल को क्या कहा जाता है? हांगुल को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है, जो श्रीनगर के दाचीग्राम, किस में पाया जाता है? श्रीनगर के दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है। और 2011 में गिनती के अनुसार इसकी संख्या मात्र 200 थी। ठीक है, 200 थी। ठीक है, यानी इसकी संख्या भी बड़ी दुर्लभ हो गई है, कम हो गया है। आगे चलिए देखता हूँ, किस में पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूलन है। माय डियर्स, इसमें देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अनुकूलन नहीं, बल्कि संभावित अनुकूल है, क्योंकि आपको हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में क्या पाए जाते हैं? 0.03% क्या पाए जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन मंगल ग्रह की बात तो की जाए अगर मंगल ग्रह में, तो उसमें कितने पाए जाते हैं? 95% पाए जाते हैं। लेकिन जीवन के लिए जो मूल स्रोत है, जीवन के लिए क्या चाहिए? जीवन के लिए चाहिए हमको जल चाहिए। जीवन के लिए जल चाहिए, वायु जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा पाया जाता हो, और उपजाने के लिए चाहिए हमको क्या? मिट्टी। तो ये चीज़ों में से सूर्य के तापमान तथा वहाँ का तापमान, तो ऐसी स्थिति में जो सबसे ज़्यादा संभावित अनुकूल है तो कहाँ है? वो है आपको पाया जाता है मंगल ग्रह पर। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही है, लेकिन वहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ऑक्सीजन नहीं पाए जाते हैं, तो हमारे वैज्ञानिकों का अनुमान ये भी तो है कि आपको बिग बैंग की घटना से जो हमारी पृथ्वी की निर्माण हुई है, उसमें तो ये बात को बताई जाती है कि पृथ्वी में भी ऑक्सीजन नहीं पाए जाते हैं। अगर वहाँ पर पेड़ पौधा लगा दी जा सकेंगी तो यहाँ पर क्या करेंगे? वहाँ के 95% ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेंगे और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएंगी। और इस प्रकार जब मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएंगी तो वहाँ पर जीवन अनुकूलन संभव हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पानी भी पाए जाते हैं, वहाँ पर मिट्टी भी पाए जाते हैं। वहाँ की सूर्य के तापमान ना खूब ज़्यादा है ना खूब कम है, यानी औसतन लगभग पृथ्वी के समान ही है। लेकिन वहाँ पर अगर पेड़ पौधा लगा दी जाएंगे तो यह बात संभव हो जाता है। तो उसका नाम क्या है? मंगल ग्रह है। उसका नाम क्या है? मंगल ग्रह है। ठीक है, तो सबसे पृथ्वी के बाद सबसे अनुकूलित अगर कहीं धरती में जगह है तो मंगल ग्रह है। नेक्स्ट ईयर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास। 17 में देखिए क्या है कि किस उच्च न्यायालय ने विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के प्रबंधन द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कॉलेज एवं स्कूल परिसर में सभी प्रकार के राजनीतिक आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया था? माय डियर्स, इसे ज़रूर देखें, इसे स्किप नहीं कीजिए। चैनल को आपको सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन प्लीज़ देखिए, और अगर इसमें कुछ कमी त्रुटि है तो ज़रूर हमें इंडिकेट कीजिए। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन में मैं नया हूँ, और मैं एनसीईआरटी क्लास टीचर्स हूँ, इसलिए प्लीज़ ज़रूर इसे देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, या ज़रूरत लगे तो लाइक कीजिए, लेकिन प्लीज़ देखिए तो ज़रूर, और इसे अपने साथियों में शेयर भी कीजिए। तो क्या है? तो किस उच्च न्यायालय में ने विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के प्रबंधन द्वारा याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कॉलेज और स्कूल परिसर में राजनीतिक आंदोलन का प्रतिबंध लगाया था? इसका ऑप्शन है ये दिल्ली उच्च न्यायालय ने, केरल उच्च न्यायालय ने, मणिपुर उच्च न्यायालय ने या उत्तराखंड ने? तो किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय ने ऐसा किया था। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के पास। क्वेश्चन नंबर 8 में है, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है? कौन है? आसाम है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बिहार। आपको पता है बिहार का उत्तर बिहार भाग आपको बाढ़ प्रभावित है, तो दक्षिण बिहार सूखा प्रभावित है। बिहार के आपको कुल क्षेत्र पर 94 पॉइंट है प्लस है, लेकिन यहाँ पर 67 पॉइंट समथिंग भाग आपको बिहार का बाढ़ प्रभावित है। कितना? 67
पॉइंट समथिंग हज़ार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, यानी कि लगभग 70-72% भाग पर यहाँ पर बाढ़ प्रभावित होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पास। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसे पहला डैश स्टेडियम कहा जाता है। हरबख्श सिंह, छत्रसाल, तलकटोरा या तलकटोरा, इरविन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये है कि इरविन। ये इरविन कहलाता है, जो भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस वहीं पर मनाया गया था, और इसे इरविन स्टेडियम वर्तमान में इसे नेशनल स्टेडियम कहा जाता है। नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। वर्तमान उसको क्या कहते हैं? इरविन स्टेडियम को नेशनल स्टेडियम भी कहा जाता है वर्तमान टाइम में। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 के पास। देखिए, अतिवादियाँ, एक्सट्रीमिस्ट तथा उदारवादियाँ, मॉडरेट्स के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो एनी बेसेंट, M.A. जिन्ना, मैडम कामा या फिरोजा मेहता। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट है। और इसके संबंध में कई बातें जरूर हैं, ऐसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि एनी बेसेंट ही वह है जो आपको भारतीय नहीं थी, परंतु भारतीय स्वतंत्र आंदोलन में उनका बहुत योगदान है। और एनी बेसेंट ही है जो 1916 में जो 26 से 30 दिसंबर तक कांग्रेस का अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष था अंबिका चरण मजूमदार, जिसे AC मजूमदार के नाम से भी जाना जाता है, ने किया था 1916 में। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था कि आपको कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता भी कराया गया था, जिसे लखनऊ समझौता या कांग्रेस लिंक पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बाद में बाल गंगाधर तिलक का भी योगदान था। तो बात क्या है, 1916 में आपको एनी बेसेंट की मुख्यता और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से मुस्लिम लीग और आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एकता की बात हुई थी, जिसमें तो उसी की तरह से एनी बेसेंट का ये चर्चित रिपोर्ट था। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 21 के पास। 21 में है, अर्जुन मुंडा को किस संगठन के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI, ये साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI, या आचार्य एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAI, या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, ठीक है, आचार्य एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 के पास। 22 देखिए, 22 में है, बिहार सरकार द्वारा जांच समिति की सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद ऐसे का अधिसूचना प्रकाशित किया गया था। 18 अक्टूबर 1917 ईस्वी को, 20 नवंबर 1917 ईस्वी को, 3 अक्टूबर 1918 ईस्वी को, या 14 अक्टूबर 1917 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, 18 अक्टूबर 1917 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में है, पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है? पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से निर्मित है? हिंदी इस्लामी शैली, डच शैली, यूरोपीय पुनर्जागरण कला शैली, काल्क शैली, या गॉथिक शैली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन C है, जो है यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली के नाम से जाना जाता। नहीं, ये यूरोपीय नहीं है, सॉरी, ये हिंद इस्लामी शैली का पहचान है ये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हिंद इस्लामी शैली से ये बिल्कुल ये निर्मित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर, गुलाम नबी आज़ाद, अब्दुल बरी, अब्दुल कयूम। तो इसका राइट आंसर है अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 के पास। 25 में है, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है उपकरण, विदेशी सहायता, बाजार से ऋण उगाही। तो इसका भी क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका हो जाएगा उपकरण।
उपकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की अध्यक्षता सुनिश्चित करना है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में कीजिए तो अनुच्छेद 13 में संविधान के प्रारंभ से ही ठीक पहले प्रवृत्ति पर उन सभी विधियों तथा कार्यपालकों के आदेशों को जो मूल अधिकार से असंगत था है असंगति की मात्रा तक शून्य तक रहता है। इस प्रकार यह मौलिक अधिकार ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है बिहार में किस नगर में दूरदर्शन प्रथम केंद्र था? यानी यूँ कहा जाए तो भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो देखेंगे मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना, पूर्णिया। आपको शायद याद भी होंगे कि बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में ही स्थापित किया गया था। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 के पास। 28 में देखिए क्या है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। वो क्या है? कथन एक है। एक कथन को देखिए, समझिए कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं, यानी कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ये कथन है। इसका रीजन है लोग खराब शासन के लिए सम्मानित राजनीतिक दलों को कोसते हैं। अब इनमें से सही कौन है? तो सही कौन है तो मैं देखता हूँ, यह ए और बी दोनों सही हैं तथा आर सही स्पष्टीकरण ए का है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर यह स्पष्टीकरण ए का नहीं करता है। ये सही है किंतु आर गलत है। ये गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यों? कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का जीवन रक्त या प्राण कहते हैं, एक कथन है। अब लोग जब खराब शासन के लिए सम्मानित राजनीतिक दल को ही कोसते हैं, तो ए और यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण ए का है, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 के पास है। 29 में है कि 2020 में किस राज्य से के प्रसिद्ध लोकनाट्य यक्षगान 900 से अधिक लिपियों को डिजिटलीकरण करके सार्वजनिक कर दिया गया? गुजरात, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 30 के पास। 30 में है निम्न में से क्या जानवरों में मौजूद नहीं है बल्कि पौधों में पाया जाता है? सेल्यूलोज, प्रोटीन, फैट, स्टार्च। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सेल्यूलोज। और हाँ, सेल्यूलोज पाचन करने वाला शाकाहारी कहलाता है और सेल्यूलोज को पाचन ना कर पा जाए तो मांसाहारी कहलाता है। जिससे घासों में सेल्यूलोज पाया जाता है तो सेल्यूलोज आपको पाचन करने की क्षमता मांसाहारी में नहीं होती है। यहाँ पर सवाल है कि किस में पाया जाता है? तो सेल्यूलोज हरे घास में पाया जाता है, जानवरों में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 31 में है ब्राह्मण समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? ब्राह्मण समाज किस पर? एक ईश्वरवाद, बहुईश्वरवाद, या निश्चरवाद, या अद्वैतवाद। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है एक ईश्वरवाद। एक ईश्वरवाद पर भरोसा करने वाले राजा राम मोहन राय जो प्रथम व्यक्ति थे जो ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफात उल मोहिद्दीन, क्या था? तोहफा उल मोहिद्दीन। कौन किताब का नाम था? तोहफा उल मोहिद्दीन। किसने लिखा था? यह एक ईश्वर पर आधारित था जो 1899 में प्रकाशित हुआ था। तोहफा उल मोहिद्दीन फारसी भाषा में लिखी गई राजा राम मोहन राय द्वारा एक पुस्तक थे जो एक ईश्वरवादी का उपहार था जो 1899 में प्रकाशित हुए थे, जिसमें मूर्ति पूजा का सख्त विरोध किया गया था। एक ईश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया गया था। इसमें जाति प्रथा को भी इस आधार पर बुरा बताया गया था कि और उन्हें आप कीजिए विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय द्वारा 1829 ईस्वी में क्या साती प्रथा को भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। और राजा राम मोहन राय को पुनः जागरण का जन्मदाता भी कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय ने ही क्या किया था? आपको जो साती प्रथा की बात हो रही, साती प्रथा का मतलब यह था कि जब किसी स्त्री की पुरुष पति मर जाए
तो उसको उसके पति के साथ जिंदा चीता में जला दिया जाता था। ये सारे काम आपको योगदान राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? निम्न में से किसने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दे दिया था? CR दास ने, मोतीलाल नेहरू ने, विट्ठल भाई पटेल ने या फिरोज शाह मेहता ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CR दास ने। इसका क्या आंसर हो जाएगा? CR दास ने। यानी CR दास का मतलब चित्तरंजन दास 1922 के गया अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए CR दास ने कांग्रेस पक्ष अध्यक्ष त्यागपत्र दे दिया था। और CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 ईस्वी में, कब 1923 ईस्वी में क्या किया था? स्वराज पार्टी, स्वराज दल का स्थापना इलाहाबाद में की थी। वैसे स्वराज पार्टी का एक विशेष था कि स्वराज पार्टी चुनाव लड़ना और विधानमंडल में जाकर प्रविष्ट करना, और जाके प्रविष्ट ही नहीं करना बल्कि उनके कार्य पर बाधा डालना था। उसके बाद क्या था? पहले पहल तो इसको कांग्रेस तो खिलाफ किया, लेकिन आगे चलकर कांग्रेस भी उसका सहयोग किया और लास्टली चुनाव में उसने शामिल हुआ। शामिल होने के बाद भी वह विधानमंडल में प्रवेश करके दम लिया। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 33 के पास। 33 में देखते हैं कि विश्व स्तनपान सप्ताह हर वर्ष मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त तक। ऑप्शन से है 1 से 7 अगस्त के बीच, बी है 2 से 8 अगस्त के बीच, सी में है 3 से 9 और 4 से 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन से 1 से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तन सप्ताह हर वर्ष स्तनपान मनाया जाता है। विश्व स्तनपान 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 33 के पास। 33 में है सेपेक टैक्राव क्या है? पक्षी है, मलेशिया की एक प्राचीन शिकारी टीम है, वॉलीबॉल को किक मारना है, एक प्रकार का लड़ाकू विमान है। तो इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन सी, वॉलीबॉल को किक मारना है। ठीक है, वॉलीबॉल को किक मारने की यह एक वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है क्लोरोमाइसिटिन या क्लोरोक्विन या टेट्रासाइक्लिन या एस्प्रिन। सबको याद ही होना चाहिए कि यह जो मलेरिया का रोग है जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ पर उत्तरदायी है, इसके लिए जो और इसे एनाफिलिस मच्छर के काटने से इसको पहुंचाया जाता है और यह सिनकोना से। लेकिन सिनकोना की पेड़ के छाल से तो बनाया जाता है, लेकिन उसमें पाया क्या जाता है, इसमें क्या मिलता है? तो आपको पता है कि कोरोना काल में अमेरिका और विश्व के कई देशों में भारत की यही दवाई क्लोरोक्विन के लिए लोग दीवाना हो गए थे और यहाँ से लिए थे, जो कोरोना में इसमें कुछ मदद मिला था। ठीक है, तो कौन है, क्या बनता है उसमें? क्लोरोक्विन बनता है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु नहीं पाई जाती है? वायु में नहीं पाई जाती है हीलियम, आर्गन, रेडन, नियन। आपको पता होना चाहिए नोबेल गैस जो आवर्त सारणी के शून्य वर्ग या वर्ग 18 में रखा गया है, जिसे लोग अपनी अपनी बातों में याद करते हैं, जिसे मैं अपने में याद कराता हूँ। हेना अगरकर 0 रन पर आउट। ठीक है, हेना अगरकर 0 रन पर आउट, यानी कि यही सब अंक आते हैं। तो उसमें से हवा में कौन नहीं पाए जाते हैं? तो उसमें हवा में कौन नहीं पाए जाते हैं? तो हवा में रेडन नहीं पाए जाते हैं। इसमें कौन है? हीलियम है, नियन है, आर्गन है। हेना अगरकर हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनन तथा रेडन। और इसमें से बहुत ये आक्रियशील होते, किसी से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, और ये हवा में नहीं पाए जाते। वायु में आर्गन 0.93, नियन 0.015 बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से रेडन कुछ भी नहीं। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 37 के पास। 37 में है राज्य के किस अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया जाएगा? PMCH पटना, यानी कि ये शुरुआती क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन था। IGIMS पटना, इनमें से कोई नहीं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो शुरुआती दौर में ही बनाया गया था, जिसमें 500 बेड
का के इस अस्पताल को लक्ष्य रखकर इसको बनाया गया था। तो कौन है? ये पटना में स्थित है। हालांकि AIMS पटना का स्थापना 2012 में हुआ था और इसकी नींव 3 जनवरी 2004 को रखी गई थी और उसको इस दौरान में कोरोना काल में इसको कोरोना अस्पताल बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा AIIMS पटना। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 38 के पास। 38 में है, आर्थिक मसलों की मंत्रिमंडल समिति ने कितने करोड़ रुपए की कुल लागत वाले राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन स्थापना किया था की मंजूरी दी है? 2480 करोड़, 3480 करोड़, 1480 करोड़ या 2980 करोड़? तो इसका राइट आंसर है 1480 करोड़। 1480 करोड़ है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 39 के पास। 39 में है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद से हुई रिक्त को भरने का समय सीमा क्या है? 1 माह, 9 माह, 3 माह, 6 माह? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 6 माह। ऐसा तब होता है जब राष्ट्रपति के पद अचानक समाप्त हो जाते हैं या रिजन दे देते हैं या 5 साल की अवधि समाप्त हो जाती है या मृत्यु हो जाता है, महाभियोग लगा दिया जाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाता है, और वो राष्ट्रपति तो उसके कार्यभार को संभालते हैं और 6 महीने के भीतर इसका आपको पुनर्नियुक्ति करना होता है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 40 के पास। साख पात्र दिया जाता है एक निर्यातकर्ता द्वारा, एक आयातकर्ता द्वारा या सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा या जहाजी कंपनी द्वारा? तो क्या दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? एक आयातकर्ता द्वारा साख पात्र दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 में देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? कौन है वो? वेनेजुएला का, ब्राज़ील का, कनारी का या पश्चिमी पवन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा ये कनारी का। क्या हो जाएगा? कनारी का। जो वेनेजुएला धारा, दक्षिणी विषुवती धारा, ब्राज़ील धारा तथा पश्चिमी पवन प्रवाह, ये चारों मिलकर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। जबकि कनारा धारा की बात अगर की जाए तो कनारा धारा एक ठंडी जलधारा है जो उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी महासागर छोर पर कन्नारी द्वीप में बहती है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है। कौन? कन्नारी धारा। तो इस हिसाब से क्या हो गया? कन्नारी हो गया। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 42 के पास। 42 में देखिए, 42 में है, हाल ही में किस देश में तेल अविलीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक अवायवीय श्वसन करने वाली जीव वेनेजुएला सेलिमिनिकोला की खोज की गई? इजराइल द्वारा, ईरान द्वारा, इराक द्वारा या सीरिया द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इजराइल द्वारा। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 43 के पास। 43 में देखिए, लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने किस भारतीय अभिनेता को भारतीय सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए WBR गोल्ड ईरा ऑफ बॉलीवुड सम्मान प्रदान किया? मनोज कुमार को, शत्रुघ्न सिन्हा को, जितेंद्र को, ऋषि कपूर को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोज कुमार को। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 44 के पास। 44 में है, लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश, कोरोमंडल तटीय प्रदेश या बुंदेलखंड में या बाघेलखंड में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको मालाबार तटीय प्रदेश। लेटेराइट शब्द अगर जान लेंगे तो लेटेराइट ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ ईंट होता है, यानी ऐसा मिट्टी जिसका रंग ईंट जैसा हो, जिसकी भारत में विस्तार 1.3 करोड़ है। 1.3 करोड़ के हेक्टेयर क्षेत्रफल पर ये फैली हुई लेटराइट मिट्टी है और ये उच्च तापमान, प्रचुर वर्षा और उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में निक्षालन प्रक्रिया से अधिक होती है। यह मिट्टी निर्मित होती है, ह्यूमस की अधिक मात्रा में निर्माण होता है, लेकिन जीवाणु द्वारा अधिक उपयोग व निक्षालन के कारण ह्यूमस, नाइट्रोजन, पोटास की मात्रा में काफ़ी कम पाई जाती है और इस लेटराइट मिट्टी में आयरन तथा फास्फोरस की सबसे अधिकता होती है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 में लिखते हैं कि हालांकि अगर आप देखेंगे
कि इसमें लेटराइट मिट्टी में क्या होता है, तो लेटराइट मिट्टी में काजू होता है, चाय होता है, कहवा होता है की खेती बड़ी चर्चित होती है। और ये मालाबार तटीय प्रदेश में, महाराष्ट्र की पूर्वी तथा पश्चिमी घाट में, कर्नाटक में, आसाम में भी पाए जाते हैं। चलता क्वेश्चन नंबर 45 के पास कि गाढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। खिलाफत आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, साबिनाग्य आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में। तो किस में किया था, ये साबिनाग्य आंदोलन में। आपको पता होना चाहिए साबिनाग्य आंदोलन दांडी यात्रा के बाद 1930 ईस्वी में गांधी जी द्वारा चलाया गया था और इसे गांधी जी ने साबिनाग्य आंदोलन 1934 में वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 46 के पास। 46 देखिए, 46 में है कि बिहार में वनों द्वारा घिरी भूमि का क्षेत्र कितना है, 45-34 वर्ग किलोमीटर या 63-27 वर्ग किलोमीटर या 72-54 वर्ग किलोमीटर या 72-88 वर्ग किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा, ये है 45-34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बिहार में वन से घिरा हुआ है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 47 के पास। 47 है निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है, धर्मपाल को, देवपाल को, विजय सेन को, लक्ष्मण सेन को। तो किसने किया था, ये किया था लक्ष्मण सेन ने, ये किया था लक्ष्मण सेन ने। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 48 के पास। न्यूट्रास्टिकल्स उत्पाद हैं जिसमें से होते हैं पोषक विटामिन और खनिज, पोषक प्रोटीन और वसा अम्ल, ठीक है। उसके बाद है पोषक और विषाक्त प्रभाव, पोषक और औषधि प्रभाव। तो देखेंगे न्यूट्रास्टिकल्स दो शब्द न्यूट्रिकल न्यूट्रिशंस तथा फार्मास्यूटिकल्स से बना है जिससे आशय होता है पोषक और औषधि प्रभाव की व्याख्या, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, पोषक इस हिसाब से मेरे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा पोषक और औषधि प्रभाव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 49 के पास। 49 में है असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न तीन संचरणीय रोग है, तीव्र प्रवाहिका कैंसर तथा गांठ, मलेरिया तीव्र प्रवाहिका तथा सिस्टोसोमियासिस या अनकोशरता, ल्यूकीमिया तथा आर्थराइटिस या कैमेटिज्म, मलेरिया तथा एड्स। तो ये कौन है मेरा, ये मलेरिया है, मलेरिया तीव्र प्रवाहिका तथा सिस्टोसोमियासिस रोग ये आपको किससे हो जाती है, असुरक्षित पेयजल से तथा कमजोर साफ सुथरा वाली प्रोसेस से लोगों से। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 50। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वैसे आपको वर्तमान में पता ही चल रहा है किसान आंदोलन चल ही रहा है, तो जिसमें पंजाब को अन्नदाता के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, हालांकि हरियाणा पंजाब में ज़्यादा उपज होती है। तो चलता हूँ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, तो इसमें हो जाएंगे इसमें है सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश आता है लेकिन इसका क्षेत्रफल भी बड़ा है पर जनसंख्या भी अधिक होता है, और लेकिन पंजाब में थोड़ा क्षेत्रफल कम है, उसकी जनसंख्या भी कम है, लेकिन उस हिसाब से अनुपातिक ज़्यादा देते हैं, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 51 के पास। 51 में है निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा एक नदी तटीय रिवायराइन बंदरगाह है, कोच्चि, मुंबई, कोलकाता, टुटिकोरिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 52 के पास। 52 में है मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है, दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांचने के लिए, रक्त की मात्रा जांचने के लिए, फेफड़ों मस्तिष्क स्थिति को जांचने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल के फंक्शनिंग को जांचने के लिए जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा किया जाता है, जो साधारण आम वयस्क व्यक्ति को 70 से 80 बार दिल की धड़कन धड़कनी चाहिए। इससे कम है तो भी उसमें परेशानियां हैं, ज़्यादा है तो भी परेशानियां हैं। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 53 है स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है, कौन है, जीवन बीमा निगम की पॉलिसी, बैंक का सावधि जमा, किसान विकास पत्र या कंपनी ऋण पत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
कंपनी ऋण पात्र। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 54 में है, इंडोनेशिया द्वारा जकार्ता के स्थान पर नई राजधानी के रूप में किस शहर के नाम पर चर्चा की गई? पलंकराय, भंडुरंगा, मेडन या साराबाया? तो इसका हो जाएगा पलंकराया। पलंकराया को प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, लाल मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में मिलती है? सोन नदी के दक्षिणी भाग में, हजारीबाग जिले में, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में, पश्चिमी चंपारण जिला में? तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे ये गंगा नदी के दक्षिणी भाग में। लाल मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? गंगा नदी के दक्षिणी क्षेत्र में या भाग में। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 56, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है विटामिन ए की, या विटामिन बी की, या विटामिन सी की, या विटामिन के की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये विटामिन ये की कमी होती है, ये की सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। जिसमें क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन, जिसके कारण इसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, ऑक्सीजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में या जल चक्र में? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑक्सीजन चक्र में। सौर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ऑक्सीजन चक्र में। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 58 में है कि यदि आप फिलोथेपी द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे? श्रीलंका में, लक्षद्वीप में, मालदीव में, थाईलैंड में? तो आप निश्चित रूप पर कहाँ पर होंगे? मालदीव में होंगे। मालदीव में होंगे। नेक्स्ट है, क्योंकि देखिए फिलोथेपी द्वीप मालदीव में स्थित है, जो मालदीव हिंद महासागर में स्थित है, और इसमें लगभग 1000 छोटे अर्थात मोंगा द्वीप उपस्थित है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 में चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है कांची में, मथुरा में, पुरी में, उज्जैन में? तो कहाँ पर है? ये उज्जैन में है। और अगर बोली जाए कि यह मंदिर जो चित्रगुप्त स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है, यह प्राचीन मालवा क्षेत्र में स्थित अवंती की राजधानी पर उज्जैनी पर स्थित है। और इसके बारे में देखते हैं कि यह संस्कृति की नगर है। इसमें संस्कृत साहित्य में इस नगर का नाम कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे बिसाला, भोगवती, हिरण्बी, पद्मावती आदि। यही सब इसके नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 60 के पास। 60 में है, भारत का ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, श्यामलाल गुप्ता या गणेश शंकर विद्यार्थी? तो इसका राइट आंसर है श्यामलाल गुप्ता। जो राष्ट्रगान जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया था, राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा गाया गया था। ठीक है, और इससे सबसे पहले राष्ट्रगान जनगण मन आपको 1911 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इस कलकत्ता अधिवेशन में जो अध्यक्षता की गई थी पंडित नारायण धार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में चलते हैं। 61 में है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? JL नेहरू, बालदेव सिंह, अली जौहर, BR अम्बेडकर? तो इसका क्या हो जाएगा? ये है आपको अंतरिम सरकार के सदस्य में कौन शामिल नहीं थे? तो वो है आपको BR अम्बेडकर। कौन थे? BR अम्बेडकर इसमें शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 में है, जून 2020 को केंद्र सरकार ने भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी गायत्री आई कुमार को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, पाकिस्तान? तो कहाँ पर किया है? तो ये किया गया है यूनाइटेड किंगडम का किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में है कि गोवा को महाराष्ट्र में विलय का विकल्प किस वर्ष दिया गया था? तो किस वर्ष दिया गया था? ये दिया गया था 1967 में। क्यों? कि 1967 से पहले अगर बात की जाए तो 1967 से पहले की बात की जाए तो यह क्या था? और केंद्र शासित प्रदेश पहले तो ये पुर्तगालियों के हस्तक्षेप में था। उसके बाद जो लोग छोड़ा गया
तो वो क्या किया गया था कि उनसे पूछा गया था, ठीक है तुम अलग स्टेट से रहोगे कि या केंद्र शासित प्रदेश में रहोगे, क्योंकि उसे 1967 ईस्वी में महाराष्ट्र में के साथ मिलने की उसे बात कही गई थी। लास्ट 30 मई 1967 को सत्ता सीमित उसे राज बन गया था, लेकिन 67 में उसे ऐसा नहीं माना था और अपना केंद्र शासित राज्य बन के रहना चाहा था, और लेकिन 30 मार्च 1987 को अपना एक राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के पास। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश बड़े राज्य के अंतर्गत भी गिना जाता है और उसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा अधिक है, इसलिए सबसे अधिक नेशनल राजमार्ग आपको उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश में 8,883 है। 8,000 कितना है आपको? 8,483 है। 8,483 है। जबकि दूसरा नंबर की बात की जाए तो राजस्थान की है, जो राजस्थान में कितना है? ये है 79,6 है। एंड तीसरे स्थान की अगर बात की जाए तो आपको महाराष्ट्र की होंगी। महाराष्ट्र में कितने हैं? महाराष्ट्र में 74-34 है। और इसमें से जो सबसे लास्ट में है वो है आंध्र प्रदेश, जो कितना है? 5231 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 65 के पास। 65 में है, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? कील नहर, पानामा नहर, सू नहर, सुएज नहर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सुएज नहर। सुएज नहर की अगर बात की जाए तो सुएज नहर जो आपको सबसे बड़ी नहर है, यानी कि जहाजी नहर है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह नहर फ्रांसीसी इंजीनियर किसके द्वारा? ये आपको फार्डिनेंट की महत्वपूर्ण योगदान से ही बना है। इसकी लंबाई 164 किलोमीटर है। कितना है? 164 किलोमीटर। और क्या हो गया? इसकी लंबाई 164 किलोमीटर है। 164 किलोमीटर है। और ये कहाँ से है? ये आपको 1956 में मिस्र सरकार ने इसको राष्ट्रीयकरण भी कर दिया है। और अभी ये कहाँ से क्या है? कील नहर जो है यह पश्चिमी जर्मनी में उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ठीक है, और बस इसके लिए इतना ही काफ़ी है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 65 है। 66 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार या बहुफसली योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुफसली योजना। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 67 के पास। 67 में है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस, आयरलैंड, जापान, यूएसए। तो कहाँ से हैं? ये है आपको आयरलैंड से है। नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। यह संविधान के हमारे अनुच्छेद 36 से 51 तक स्थित है। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा के कुछ सदस्यों का मनोनयन आदि भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 68 के पास। 68 में है, मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? कुअम नदी पर, कावेरी नदी पर, वेगाई नदी पर या पेन्नार नदी पर? तो राइट आंसर है वेगाई नदी के। मदुरै शहर वेगाई नदी के तट पर अवस्थित है। 69 में है, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयी भाषा का दर्जा प्राप्त है? यानी कि राष्ट्रभाषा के दर्जा, यानी कि कार्यालयी संसद में और क्षेत्र में कर सकते हैं। तो ये है आपको 22 भाषा का इसमें उपयोग है, जो आपको 8वीं अनुसूची में शामिल है। 92वें संशोधन 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में
भाषाओं की संख्या 18 थी, जो आगे चलकर बढ़ाकर संशोधन कर इसे 22 कर दिया गया है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 70 के पास। 70 में है होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट ने, सरोजिनी नायडू ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, तिलक ने। देखिए होम रूल लीग आंदोलन तो क्या है कि आपको एनी बेसेंट ही किया है, हालांकि इसको बाल गंगाधर तिलक भी चालू किया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक भी चालू किए थे, जो आपको थोड़ा अलग अलग डेटों में 1914 ईस्वी में किया था, जो उग्रवादियों के खिलाफ था। जो और इसमें क्या कर दिया कि कई ऐसी चीज़ हैं जिसमें आपको 1916 में दोनों ने ही आपको थोड़ा सा आगे पीछे में क्या किया था कि तिलक ने भी किया है और एनी बेसेंट ने भी किया है। तो इसमें से माना जाता है एनी बेसेंट को, जो अलग अलग तिथि में अलग अलग स्थान से एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने इसका स्थापना किया था होम रूल लोग आंदोलन का। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 71 के पास। 71 में है निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को 2020 महान आप्रवासी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राज सेठी को, सिद्धार्थ मुखर्जी को, पॉप स्टार वेंच को, या दोनों को? किन दोनों को? ए और बी दोनों को। तो ये है आपको डी सही है, जिसमें राज चैटर्जी और सिद्धार्थ मुखर्जी को दिया गया था। 72 में देखते हैं दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किस की उपस्थिति के कारण है? लैक्टोस, एल्ब्यूमिन्स, कैरोटीन्स या कैसीन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कैसीन के कारण होता है ये दूध का धवल रंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। किस मंत्रालय ने हाल ही में पतंजलि की कोरोनिल ड्रग की बिक्री से प्रतिबंध हटा लिया? आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या रासायनिक उर्वरक मंत्रालय? तो इसका कौन है? ये आयुष मंत्रालय ने इसका प्रतिबंध हटा लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी को आयोजित की जाती है, संबंधित है बौद्ध धर्मावलंबी के, जैन धर्मावलंबी के लिए, वैष्णव धर्म के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्मावलंबी के लिए वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी पक्ष में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है। 75 में देखिए इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? शरावती, नर्मदा, माही या साबरमती? तो कौन बहती है? ये क्वेश्चन नर्मदा बहती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के पास। 76 है माले किस देश की राजधानी है? मॉरिशस की, लक्षद्वीप की, मालदीव की या मालয়েশিয়া की? तो जो माले राजधानी है मालदीव की। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 77 के पास। 77 में है किस संस्थान के द्वारा बिहार में आपका बैंक आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया? डाक विभाग द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, इनमें से कोई नहीं? तो इसने किसने द्वारा? डाक विभाग के द्वारा। अगर डाक विभाग की बात की जाए तो डाक विभाग ने आपको बहुत ज़्यादा लोगों को, दैट्स मीन का कही जाए एक माह के अंतर्गत 12 लाख लोगों को 174 करोड़ सरकारी सहायता राशि का भुगतान भी किया था और उन्होंने यह अकाउंट खुलवाया था। और इसके लिए 10,500 डाक कर्मियों को भी लगाया गया था। इसके तहत क्या बोला गया था? आपका बैंक आपके द्वार कार्यक्रम चलाया गया था। माय डियर्स, इसे प्लीज़ स्किप ना करते हुए देखिए और इसे आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन ज़रूर देखिए। और हमें जो कमी नज़र आती है प्लीज़ आपके बोलने से हमको सुधार होंगी, इसलिए आप हमें ज़रूर बताइए कि ये कैसा रहा, कि किस अंदाज में दी जानी चाहिए हमको। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 78 के पास। 78 में है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि, जोतों के आकार में कमी, या बढ़ती हुई बेरोजगारी, या अनाज के प्रति व्यक्ति उपलब्धता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। 79 में है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 आता है, जिनमें से अलग है, क्योंकि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 का संबंध मूल अधिकारों के तहत समता के अधिकार के अंतर्गत आएगा, जबकि अनुच्छेद 19 की जो बात की जाए तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, इसलिए इनमें से सबसे अलग है
अनुच्छेद 19 है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 80 में है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के लिए जमता है। तो ये सीधा सीधी बात है कि आपको विटामिन के कारण अगर रक्त कणिका पार्टिकल्स बोली जाए तो प्लेटलेट्स के कारण, प्लेटलेट्स में थ्रोम्बिन पाए जाते हैं जिसके कारण रक्त में थक्का जमते हैं। अगर विटामिन के की कमी किसी व्यक्ति में पाई जाएगी, उसका अचानक एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, तो उसके सारी शरीर के सब खून निकल जाएंगे और उसमें रोगी मर भी सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 81 आर्थिक नियोजन की युग में आरंभ में भारत की सकल राष्ट्रीय आय के में कृषि क्षेत्र का हिस्सा था निरंतर कम होता रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। पहले बढ़ा फिर कम हुआ और पहले कम होकर फिर बढ़ा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले बढ़ा फिर कम हुआ है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 82 के पास देखते हैं स्वाधार योजना का संबंध है सत्य कला की प्रत्येक इमारतों को मजबूत करना, जीवन में कठिन परिस्थितियों को प्राप्त महिलाओं की सहायता करना, तकनीकी कुशलता प्राप्त व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करना, यह आपको समय से पूर्व कार्य करने से विलग हुए कामगारों के प्रशिक्षण प्राप्त करना। तो इसकी बात अगर की जाए आपको, तो ये जीवन में कठिन परिस्थितियों को प्राप्त महिलाओं की सहायता करना। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 83 है। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। बात अनुपात साधारण के अनुपात में है। यदि उसमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो देखिए डियर्स, इसमें क्या है, थोड़ा मैथमेटिक्स इसमें स्पेस लगेंगे, इसमें लिखने की थोड़ा सिस्टम का अभाव है। वैसे मैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। वैसे मैं 6 to 10 टोटल सब्जेक्ट पढ़ाते ही हूँ अपनी एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स एंड साइंसेज एंड एवरीथिंग, इसलिए मैं उसको सॉल्व ना कर सकने की वजह से मैंने आपको सिर्फ आंसर बता देता हूँ, जो ऑप्शन नंबर बी 120 होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के पास। मुगलों में मेवाड़ के राणा के माध्यम से चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्तांतरित किया था, अकबर का, जहांगीर का या शाहजहां का या औरंगजेब का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर का। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 85 के पास। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यह साबरमती आश्रम में दांडीग्राम का मार्च था, नमककार का विरोध करना इसका विशेष परियोजना था, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यह नमककार का विरोध करना और इसका विशेष प्रयोजन था, जो कब हुआ था, जो आपको पता ही होना चाहिए कि साबरमती आश्रम से जो 78 कार्यकर्ताओं के साथ 12 मार्च 1930 को गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम में किया गया था, जो 240 मील की लंबी यात्रा पैदल चलकर 24 दिन में पूरा गया था। यह 6 अप्रैल 1930 को प्रातः काल में प्रार्थना के बाद ही, यानी कि सुबह ही पूजा पाठ के बाद महात्मा गांधी द्वारा समुद्र तट में जाकर नमक कानून बना लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 86 के पास। 86 में है, 86 में निम्नलिखित फसलों में किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन उत्पादकता दोनों में हुआ है, ज्वार को, मक्का को, चावल को, गेहूं को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है गेहूं को, सबसे अधिक लाभ हुआ गेहूं को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के पास। 87 में है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन के द्वारा, नाभिक के संलयन के द्वारा, नाभिक के विखंडन के द्वारा, अक्सीकरण के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है, नाभिक के संलयन के द्वारा। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 88 के पास। 88 के पास प्रकाश की सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या नियॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा नियॉन। मैं नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 89 के पास। 89 में है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है। देश में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, कार्यकारी जनसंख्या का आकार, विभिन्न व्यवसाय में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण या विभिन्न व्यवसाय में प्रकृति। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपको विभिन्न व्यवसाय में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 90 में देखते हैं, ये मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति निम्नलिखित में से कौन है। मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति कौन है। देखते हैं क्या है, ब्रेम्बल के मेलोमेस या ऑर्सस मॉरिटिस
टीमस या पैंथेरा आंसिया या पैंथेरा टाइग्रिस। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ब्रेबॉल्स के मेलोमेस। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 91 के पास। 91 में है, नाभिक रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? थोरियम को, ग्रेफाइट को, रोडियम को या साधारण जल को? साधारण जल को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ग्रेफाइट को। यदि DTO होता तो फिर भारी जल चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 के पास। 92 में है, मलेरिया निदान हेतु अर्टीथर नमक की औषधि प्राप्त होती है? बीजीय पादप से, कवक से, बीजाणु से या कई मास से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कवक से। आगे मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 93 के पास। 93 में है, मानव शरीर में प्रोटेस्ट एक है? संयोजोतक, ग्रंथि, झिल्ली या मांसपेशी? संयोजोतक क्या है? प्रोटेस्ट में एक है आपको यह ग्रंथि होती है। संयोजोतक एक ग्रंथि होती है। नेक्स्ट चलता हूँ आइडियाज़ में जल्दी जल्दी करने के कारण ये क्या है कि ये आपको लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। नहीं तो मैं इसका अलग अलग क्वेश्चन पर अलग अलग ऑप्शंस पर मैं डील भी कर सकता हूँ, लेकिन माय डियर्स इसे आप समझने की कोशिश कीजिए, कैसा लगे जरूर हमें बताइए कि इसे लॉन्ग डिस्कशन करना ही चाहिए बोलिए, या वीडियो अगर बड़ा भी हो जाता है तो कोई नहीं, हमको बताइए। धन्यवाद। ये है, एक कार A और B तक यात्रा V1 से प्रति घंटा की चाल से, देखिए मैथमेटिक्स के सवाल है, ठीक है, क्यों से करती है तो औसत गति का मैं इसका आंसर बोल देता हूँ, ठीक है। वैसे वीडियो लॉन्ग भी पड़ रहा है। ये क्या है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा ए, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए 95 है। 95 में है, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं, 64% पुरुष और 196 बच्चे हैं, तो उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं? तो पुरुष कितने हैं, यह भी तो मैथ का ही सवाल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका भी मैं आपको आंसर बता ही देता हूं। तो इसमें पुरुष की संख्या कितने होंगे? तो इसका राइट आंसर है आपको ये भी ए है, जो कितना है 756 है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व अगर कर दूं तो देखिए 32% महिलाएं, 54% पुरुष और 196 बच्चे हैं, ठीक है। तो 196 जब बात कहेंगे तो कितना है? तो आपको 32 और 54 को अगर जोड़ेंगे हम तो 86% हो जाएगा। तो 100 में 86 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 में 86 घटाएंगे तो 14 बच जाएगा, यानी कि 14% बराबर कितना है? 14% बराबर है आपको 196। ये थोड़ा इसमें जगह कम लग रहा है तो इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएंगे, यानी कि परसेंटेज को इसमें बदलेंगे तो 196 गुना आपको 14, यानी कि 100 भी रहेगा, तो 14 से 14 आप कितना दे देंगे, यानी कि 14 गुना 14 196 होता है। अर्थात कि तो जब इस प्रकार से आ जाएगा 1% के लिए, तो 54% के लिए कितना हो जाएगा? तो 54% के लिए हो जाएगा आपको 196 गुना आपको 54 गुना 14%, जो इसको गुना करेंगे 14 आ जाएगा, 14 चौक 56 हो जाएगा, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 और 5 ये हो जाएगा 75। माय डियर्स, इस तरह से सब क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही सकता है, लेकिन इसमें स्पेस के अभाव के कारण मैं नहीं कर रहा हूँ। तो चलता हूँ नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको, तो इसमें राइट आंसर क्या है? 756 है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 96 के पास। 96 में है, क्या है देखिए, कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है? आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमेडा या सौरमंडल? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपको नक्षत्र या तारामंडल ना, गर्ल्स। और इसमें कई आकार हैं, इसके कई नाम हैं, ठीक है। इसको मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, जैसे सिंह तारामंडल, जैसे ध्रुव तारामंडल, ऐसे आकाशगंगा, ये सब उसी का एक उदाहरण ही है। 97 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? ये बात महात्मा गांधी द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 में देखते हैं, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सी वित्तीय प्रणाली हरियाली के लिए नेटवर्क के लिए पर्यवेक्षक बन गया है? ABD, विश्व बैंक,
IMF या NDA या NDB। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ABD। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है। 99 में देखिए कि ए और बी एक कार्य को मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं। एक साथ करने में से 4 दिन दिनों के बाद ये कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य कब करेंगे? तो देखिए ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। इस मैथ के क्वेश्चन में आपको मैं बोल दूं कि ये वर्क से रिलेटेड है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। चाहे प्लीज़ हमको बता दीजिए, मैं इसे PDF रूप में सॉल्व करके छोड़ दूंगा अगर आपको नहीं आएगा तो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 60, ठीक है। 60 किस आधार पर होगा, इसको ज़रूर बोलिए, सॉल्व कीजिए, चाहे मैं बोल दीजिए कमेंट्स में, मैं ज़रूर कर दूंगा, क्योंकि मैं इसे PDF के रूप में, मैं फोटोकॉपी के रूप में सेट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण प्राप्त करते हैं कौन? शाकाहारी को, मांसाहारी को, अपघटक को या सर्वाहारी को? तो ये पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण प्राप्त होता है सर्वाहारी को ही कह सकते हैं, क्योंकि किसके बारे में कई बातें हैं कि देखिए कि शाकाहारी को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है, और जब एक दूसरे से परस्पर जाते हैं तो ये पोषण परस्पर घटते चले जाता है। तो उसमें से देखेंगे कि ऊर्जा का अपवहन जो प्रक्रिया है, जो 90% ऊर्जा हवा से हो जाता है, 10% ही आता है। तो सबसे पहले उत्पादक के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है, सूर्य के प्रकाश से मिलती है 100%। उसके बाद जब पहली बार उसको प्राथमिक उपभोक्ता आता है तो उसका 90% गायब हो जाता है, और कितना बच जाता है? अगला के पास पहुंचता है मात्र 10%। अगला के पास मात्र 10% पहुंचता है, ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से देखी जाए तो सबसे ज़्यादा तो हरी पेड़ पौधे उत्पादक को होता है, लेकिन खाने के बाद प्राथमिक उपभोक्ता। लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता को अगर कोई शाकाहारी भी मांसाहारी चीज़ भी खा जाते हैं तो इसी सबसे मिल जाते हैं। आखिरकार लास्टली देखा जाएगा तो ये सर्वाहारी जंतु में ही बेहतर पाया जाता है। माय डियर्स, ये था मेरा ये लास्ट क्वेश्चंस। इस तरह से ये मेरा वीडियो कंप्लीट पूरा हुआ। मैं डियर्स, इसे आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं। वैसे मैं रात में ये वीडियो कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा इधर उधर की परेशानी हो रही है। प्लीज़ अब जैसा आपको लगेंगे वैसे ज़रूर बताइएगा, और इसे देखने की कोशिश कीजिएगा, अपने साथियों में भी ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। आप जैसे चाहेंगे उसको मैं दे सकता हूँ, ज़रूर दे पाऊँगा, लेकिन मुझे ही नहीं मालूम जब आपको कैसा चाहिए, तो इसलिए आपको इस बात की ज़रूरत है कि आप ज़रूर कमेंट्स करें, ठीक है। इसी के साथ तो फिर हम अगले वीडियो तक में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।